हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि हम काव्य शास्त्र जो है उस काव्य शास्त्र में विश्वनाथ महोदय द्वारा, कविराज विश्वनाथ द्वारा रचित जो साहित्य दर्पण है उस साहित्य दर्पण की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो देखा था वह लक्षणा के जो भेद हैं, उन लक्षणा के भेदों के जो प्रकार हैं, जैसे है सारोपा है, साध्य वसाना है, इसके बाद है गौणी है, शुद्ध है, इसके बाद उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, ये सारी चीजें किसको कहते हैं और किस प्रकार से इनके जो उदाहरण है वह होते हैं, ये सारी चीजें। और दूसरी बात कि हमने लक्षणा के जो 16 भेद हैं, तेनः षोडश भेदिता, ये जब लास्ट कारिका हमने कल पढ़ी थी, नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में, तब हमने देखा था कि उसमें जो 16 प्रकार के लक्षणा के भेद हैं वह हमारे क्लियर हो चुके थे कि किस प्रकार से 16 भेद लक्षणा के होते हैं। उनको आज थोड़ा सा अपन फिर देखेंगे। और आज की क्लास जो है उसमें हम ये देखेंगे कि लक्षणा विश्वनाथ जो हैं उन्होंने लक्षणा के कितने भेद माने हैं। तो लक्षणा के इन्होंने कविराज विश्वनाथ ने जो भेद माने हैं वह 80 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 80 भेद। और इन 80 लक्षणा के 80 भेदों का मतलब विभाजन किस तरह से होता है वह हमें उतना पता होना चाहिए। और इन लक्षणा के 80 भेद और इनके 80 भेदों के जो उदाहरण हैं, क्या है? उदाहरण। वह उदाहरण भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किस लक्षणा का कौन सा उदाहरण है उसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। और सारोपा और साध्य वसाना की जो परिभाषाएं हमने कल देखी थी उसको एक बार आज फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि सारोपा कहां होता है, साध्य वसाना कहां होता है। ठीक है, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो था वह था, किसके भेदों की बात कर रहे हैं अपन? तो लक्षणा के भेदों की बात कर रहे हैं। क्लियर? किसके भेदों की? लक्षणा की। तो लक्षणा के सबसे पहले दो जो भेद होते हैं वह दो भेद हो जाते हैं। और दो भेद हो कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले लक्षणा के दो भेद जो हुए, एक तो हो गया रूढ़ि लक्षणा, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिएगा ताकि दिक्कत नहीं है। रूढ़ि लक्षणा। और दूसरा भेद हो गया वह हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा और दूसरा जो भेद हो गया वह प्रयोजनवती लक्षणा हो गया। फिर इनके जो है वह दो भेद फिर होते हैं। रूढ़ि लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं और प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके भी दो भेद हो जाते हैं। चलिए, अब रूढ़ि लक्षणा के दो भेद कौन से हो गए? तो एक तो हो गया उपादान लक्षणा। क्या हो गया? एक तो हो गया उपादान लक्षणा। दूसरा जो भेद हो गया वह हो गया लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, इसके भी वही दो भेद हो गए, उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। और दूसरा जो भेद इसका होता है वह हो गया लक्षण लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का एग्जाम्पल बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वह भी हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सीधा सा पूछ ले तो इसका एग्जाम्पल होता है वह है कलिंग साहसिकः। क्या है इसका एग्जाम्पल? कलिंग साहसिकः। ये तो हो गया रूढ़ि लक्षणा का। और प्रयोजनवती लक्षणा का अगर उदाहरण परीक्षा में पूछ ले तो इसका जो उदाहरण है वह है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोष। क्लियर? तो ये जो है वह तो लक्षणा के उदाहरण हो गए। अब यहां पर जो देखा हमने उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, यहां उपादान लक्षणा और ये लक्षण लक्षणा। अब जो है वह इस उपादान लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद। एक तो होता है वह होता है सारोपा, रूढ़ि उपादान लक्षणा, है ना, सारोपा
रूढ़ी उपादान लक्षणा, ठीक है। और यहां पर जो होगा वह होगा साध्यवसाना। क्या होगा? साध्यवसाना रूढ़ी उपादान लक्षणा। क्लियर? फिर इसके भी जो है वह दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? तो सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा, और दूसरा इसका जो भेद होगा वह होगा साध्यवसाना साध्यवसाना रूढ़ी लक्षण लक्षणा। क्लियर? फिर ये उपादान लक्षणा के भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? तो सारोपा सारोपा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। क्लियर? और साध्यवसाना साध्यवसाना प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। क्लियर? इसी प्रकार इसके भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? तो इसके जो है वह हो गया सारोपा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा और साध्यवसाना, और क्या हो गया? तो साध्यवसाना प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। क्लियर हो गया? रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण कलिंग साहसिक, प्रयोजनवती लक्षणा का गंगायाम घोष। ठीक है। उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा दोनों के भेद दोनों हो जाते हैं। इसका जो है वह इसका जो भेद होगा वह सारोपा साध्यवसाना, इसका भी सारोपा साध्यवसाना, इसमें भी सारोपा साध्यवसाना और इसमें भी सारोपा साध्यवसाना, इनके भेद हो जाते हैं। अब इनके जो उदाहरण है, इनके उदाहरण जो है वह इंपॉर्टेंट है। तो सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा, इसका जो उदाहरण है वह है अश्व श्वेतो अश्व धावति। श्वेत अश्वो धावति, ये इसका उदाहरण है सारोपा रूढ़ी उपादान लक्षणा का। साध्यवसाना रूढ़ी उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह है श्वेतो धावति। क्या है? श्वेतो धावति, इसका उदाहरण हो गया श्वेतो धावति। अब लक्षण लक्षणा सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा की बात करें तो इसका जो उदाहरण है वह है कलिंग पुरुषो युध्यते। क्या उदाहरण है? कलिंग पुरुषो युध्यते। ये सारोपा रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया। साध्यवसाना का क्या है? तो कलिंग युध्यते। क्या है? कलिंग युध्यते। क्लियर यहां तक? सारोपा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह है कि कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। कुंता पुरुषा प्रविशन्ति। प्रविशन्ति, ये तो हो गया सारोपा प्रयोजनवती लक्षण उपादान लक्षणा का। साध्यवसाना प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह है कुंता प्रविशन्ति। इसका उदाहरण क्या है? कुंता प्रविशन्ति। इनके एग्जाम्पल को भी अपन मतलब समझ जाएंगे कि इसमें सारोपा है तो क्यों है, साध्यवसाना है तो क्यों है। चलिए, सारोपा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा, तो इसका जो उदाहरण होगा वह होगा आयुर्घृतम। क्या होगा? आयुर्घृतम।
और साध्यवसाना प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण होगा आयु इदम। इसका जो होगा उदाहरण वह होगा आयु इदम। ये जो हो गया वह साध्यवसाना प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया। क्लियर यहां तक? अब देखिए ये डायग्राम जो है वह आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके जो एग्जाम्पल है जो हमने लिखे हैं वह बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि लक्षणा के कितने भेदों की यहां बात हो गई है। तो एक टोटल कितने भेदों की बात अपन ने की है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। क्लियर? 8 लक्षणा के भेद यहां तक हमारे क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब 8 भेदों से आगे बढ़े उससे पहले हमने सारोपा और साध्यवसाना की डेफिनेशन जो है, परिभाषा, वो हमने पिछली क्लास में देखी थी। सारोपा और साध्यवसाना किसको कहते हैं? तो जहां पर विषयी जो है वह विषय का निगरण कर लेता है, निगरण कर लेता है, जहां पर विषयी और विषय दोनों शब्दतः उपस्थापित नहीं होते हैं। क्लियर? थोड़ी सी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझें। जहां पर विषयी, विषयी का मतलब होता है उपमान, जहां पर उपमान जो है वह विषय, विषय का मतलब होता है उपमेय, उपमेय का निगरण कर लेता है, उसका अंतर्भाव कर लेता है उसको, और दोनों जहां पर शब्दतः कथित नहीं होते हैं, शब्दतः उपस्थापित नहीं होते हैं, उसको साध्यवसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? साध्यवसाना कहते हैं। और जहां पर विषयी और विषय, विषयी विषय का निगरण नहीं करता है और दोनों शब्दतः उपस्थापित होते हैं, शब्दतः कथित होते हैं, वह कहलाते हैं सारोपा कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? सारोपा। अब यहां पर देखिए, श्वेतो अश्वः धावती, यहां पर जो है ये सारोपा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सारोपा का उदाहरण है। क्यों सारोपा का उदाहरण है? क्योंकि इस उदाहरण में जो विषयी जो है, विषयी माने जो श्वेत शब्द है वह विषयी है, विषयी का मतलब है उपमान है, उस विषयी के द्वारा विषय माने उपमेय, उपमेय क्या है? अश्व, उसका निगरण नहीं किया है, उसका अंतर्भाव नहीं किया है, उसका लोप नहीं किया है, अपितु दोनों शब्दतः उपस्थापित हैं। यहां पे दोनों शब्दतः उपस्थापित हैं। यहां पर श्वेत भी है और श्वेत जो है वह विषयी है, उपमान है, और उस उपमान का उपमेय क्या है? अश्व। तो इस उदाहरण में दोनों शब्दतः कथित है, उपस्थापित है, और विषयी अर्थात विषयी माने उपमान, उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण नहीं किया गया है, इसलिए ये सारोपा के उदाहरण है। क्लियर? साध्यवसाना की बात करते हैं। तो जहां पर विषयी, विषयी का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया, विषयी का मतलब क्या होता है? विषयी का मतलब होता है, वह होता है उपमान। क्लियर? विषय का मतलब होता है उपमेय। क्लियर? तो जहां पर साध्यवसाने की बात अपन कर रहे हैं कि जहां पर विषयी जो है वह विषयी विषय का निगरण कर लेता है, उपमेय जो है वह उपमान का, उपमेय जो है वह उपमान, उपमान जो है वह उपमेय का। ठीक है? उपमान यहां पर देख लीजिए, उपमान क्या है? तो श्वेत शब्द जो है वह उपमान है, वह उपमान शब्द उपमेय, उपमेय क्या है? अश्व उपमेय है, उस उपमेय का निगरण कर लेता है, अर्थात दोनों शब्दतः कथित नहीं होते हैं, उपस्थापित नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए, उपमान तो शब्दतः कथित है, उपमान का तो प्रस्तुतिकरण यहां पर किया गया है, लेकिन क्या उपमेय इस वाक्य में है? नहीं है, है ना। इसलिए यहां पर जो है वह विषय के द्वारा विषय का निगरण कर लिया है, इसलिए यहां पर जो लक्षणा होगी वह साध्यवसाना होगी।
क्लियर। उसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल जो है सारोपा साध्य वसाना का है, उसको समझना चाहिए। जैसे कलिंग पुरुषो युध्यते, यहां पर जो है पुरुष है वह क्या है, पुरुष है वह विषय है, और कलिंग जो है वह क्या है, विषयी है। तो विषयी और विषय दोनों शब्दतः कथित है, विषयी के द्वारा विषय का निगरण नहीं किया गया है, इसलिए यह सारोपा का उदाहरण है। और सारोपा जो है वह किसकी अलंकार, सारोपा जो लक्षणा है वह रूपका अलंकार की बीज कही गई है। किसकी बीज कही गई है, रूपका अलंकार की बीज कही गई है, जो कि हमने पिछली कल की क्लास में उसको देखा था। अगले उदाहरण में अपन बढ़ते हैं। तो यहां पर जो कलिंग पुरुषो युद्ध थे, यहां पर पहले ही बता दिया, कलिंग जो पुरुष जो है वह विषय है, यहां कलिंग जो है वह विषयी है, तो दोनों शब्द तो उपस्थापित है। और यहां पर कलिंग युद्ध थे, यहां पर जो है जो पुरुष विषयी, विषयी माने उपमान, कलिंग जो विषयी है उसके द्वारा विषय माने उपमेय का निगरण कर लिया गया है। दोनों में जो है वह शब्दतः कथित नहीं है, इसलिए यहां पर जो है वह किसके उदाहरण हो गए, ये साध्यवसाना का उदाहरण हो गया। क्लियर। ऐसे ही इन एग्जाम्पलों में भी लगाना चाहिए, कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, यहां पर जो है वह उपमेय और उपमान, विषयी और विषय दोनों शब्द तो उपस्थापित हैं, और यहां पर दोनों जो है ना, वह शब्द तो उपस्थापित नहीं है, विषयी के द्वारा विषय का जो है वह निगरण कर लिया है। तो इस प्रकार से जो सारोपा और साध्यवसाना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा हमने यहां पर वो थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लिया, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए। क्लियर। चलिए अब अपन लक्षणा के भेदों की तरफ चलते हैं वापिस। तो अपन ने 8 प्रकार के लक्षणा के भेद जो है वह देख लिए थे। अब 8 प्रकार के लक्षणा जो है, उस प्रत्येक लक्षणा के जो प्रत्येक लक्षण 8 प्रकार की है, वह दो प्रकार के उसके विभाजन हो जाते हैं। एक तो होता है गौणी लक्षणा, और दूसरी जो है वह होती है शुद्ध लक्षणा, है ना। प्रत्येक लक्षणा के दो भेद हो गए, अर्थात ये 8 प्रकार की जो लक्षणा है, इस 8 प्रकार की लक्षणा को ध्यान से देख लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो 8 प्रकार की लक्षणा है, जो लक्षणा के 8 प्रकार, और वह 8 प्रकार की जो लक्षणा है उसका फिर जो है वह 2 प्रकार से उसको बांटते हैं। किन 2 प्रकार से, तो एक तो है वह है शुद्धा लक्षणा, और दूसरी लक्षणा जो है वह है गौणी लक्षणा। क्लियर। तो शुद्धा लक्षणा और 8 प्रकार की लक्षणा, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा के इसके भेद होने के कारण ये जो लक्षणा है 8 इंटू 2 करने पर ये कितने प्रकार की लक्षणा हो गई, 16 प्रकार की लक्षणा हो गई। क्लियर। 16 प्रकार की लक्षणा कौन सी, तो 8 प्रकार की, तो 8 प्रकार तो रूढ़ी लक्षणा के, 8 प्रकार की रूढ़ी लक्षणा, और 8 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा। 8 प्रकार की क्लियर। 8 प्रकार की रूढ़ी लक्षणा और 8 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा, इस प्रकार से 16 प्रकार की लक्षणा यहां तक हो गई। क्लियर। 16 प्रकार की जो लक्षणा है, 16 प्रकार की लक्षणा है, अब उसमें जो प्रयोजनवती 8 प्रकार की लक्षणा है, ये 8 प्रकार की प्रयोजनवती जो लक्षणा है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है। 8 प्रकार की प्रयोजनवती जो लक्षणा है, 8 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा के पुनः 2 भेद होते हैं।
पुनः दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद होते हैं? तो पहली तो है वह है गूढ़ व्यंग, गूढ़ व्यंग लक्षणा, और दूसरी जो है वह है अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा। क्लियर? प्रयोजन, ये 8 प्रकार की, इस डायग्राम को देख लीजिए। ये जो 8 प्रकार की लक्षणा है, रूढ़ि लक्षणा, ये 4 और इसके शुद्धागौणी शुद्धागौणी, इस प्रकार से 8 लक्षणा के प्रकार हो गए। इसको 8 प्रकार को साइड में रख देते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं। 8 प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके पुनः दो भेद हो गए, गूढ़ व्यंग लक्षणा और अगूढ़ व्यंग लक्षणा। तो फिर गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग के भेद से ये जो 8 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा थी उसके दो भेद हो गए, दो प्रकार हो गए, गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग। तो ये कितने प्रकार की हो गई? 16 प्रकार की कौन हो गई? प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। क्लियर? 16 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। फिर जो 16 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा है, 16 प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणा है, 16 प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके पुनः दो भेद होते हैं। उसके पुनः दो भेद हो जाते हैं। कौन से दो भेद होते हैं? तो एक तो है धर्मगत, दूसरा जो है वह है धर्मीगत। धर्मगत लक्षणा और दूसरा प्रकार इसका है वह है धर्मीगत लक्षणा। क्लियर? 16 प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणा जो कही गई थी उसके पुनः दो प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो 16 इंटू 2 बराबर प्रयोजनवती जो लक्षणा है वह कितने प्रकार की हो गई? कुल मिलाकर के 32 प्रकार की हो गई। क्लियर? यहां तक प्रयोजनवती जो लक्षणा है वह कितने प्रकार की हो गई? 32 प्रकार की हो गई। 32 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा और 8 प्रकार की रूढ़ि लक्षणा। अपन ने रूढ़ि लक्षणा को साइड में रख लिया था ना, 8 प्रकार की रूढ़ि लक्षणा। तो कुल मिलाकर के ये लक्षणा अभी तक कितने प्रकार की हो गई? 40 प्रकार की हो गई। लक्षणा के कितने भेद हो गए? 40 प्रकार हो गए। और ये जो 40 प्रकार की लक्षणा है, ये जो 40 प्रकार की लक्षणा है वह दो प्रकार की होती है। 40 प्रकार की लक्षणा के पुनः दो भेद होते हैं। ठीक है? 40 प्रकार की जो लक्षणा अब तक हुई उसके पुनः दो भेद हो गए, पदगत लक्षणा, पदगत लक्षणा, और दूसरा जो प्रकार इसका होता है वह है वाक्यगत लक्षणा। पदगत लक्षणा और दूसरा जो प्रकार है वह है वाक्यगत लक्षणा। क्लियर? 40 प्रकार की जो लक्षणा है उसके पुनः दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया पदगत लक्षणा, दूसरा जो प्रकार हो गया वह वाक्यगत लक्षणा। इस प्रकार से 40 प्रकार की लक्षणा के दो प्रकार होने से ये लक्षणा के विश्वनाथ कितने भेद मानते हैं? 80 प्रकार की जो है वह लक्षणा को मानते हैं। क्लियर? यहां तक 80 प्रकार की लक्षणा किस प्रकार से हुई उसको हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। देखिए, सबसे पहले लक्षणा के दो भेद, फिर उनके उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, फिर सारोपा साध्यवसाना, सारोपा साध्यवसाना। इस प्रकार से इनके कुल मिलाकर के ये 8 भेद हो गए, है ना। 4 ये हो गए, फिर गोणी शुद्धा, गोणी शुद्धा, है ना, इसके गोणी शुद्धा, इसके गोणी शुद्धा, इसके गोणी शुद्धा और इसके गोणी शुद्धा, ये 8 भेद हो गए।
8 भेद करने के बाद इन 8 भेदों को साइड में रख लेते हैं। इसके भी 8 भेद हो गए, है ना, प्रयोजनवती लक्षणा के भी 8 भेद हो गए। उसके 8 प्रकार को फिर 2 भागों से बांटते हैं, और वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसके जो 2 प्रकार से हमने बांटा वह था, एक तो है गूढ़ व्यंग्य लक्षणा, दूसरा है अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा। तो वह 8 इंटू 2 16 प्रकार की लक्षणा हो गई। फिर प्रयोजनवती की 16 लक्षणा प्रकार की जो है, उनके फिर धर्मगत और धर्मीगत 2 प्रकार से इनके फिर भाग हुए, ये 32 प्रकार की लक्षणा हुई। और रूढ़ी लक्षणा के जो 8 भेद हमने साइड में छोड़ रखे हैं, उसको अब शामिल कर करके जो लक्षणा होती है वह 40 प्रकार की हो जाती है। 40 प्रकार की जो लक्षणा होगी उसके फिर 2 प्रकार हो जाते हैं, एक पदगत लक्षणा और दूसरा है वह है वाक्यगत लक्षणा, या फिर कहीं कहीं इसका जो नाम है वह यह भी मिलता है कि विषयगत लक्षणा, यह भी मिलता है। कुल मिलाकर के ये विश्वनाथ जो हैं, उन्होंने लक्षणा के 80 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 80 भेद माने हैं। और एक चीज याद रखना जो मोस्ट ऑफ परीक्षा में पूछी जाती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का कुछ अपर नाम है। एक तो है अपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था लक्षणा, ये कहते हैं। और लक्षणा जो शक्ति है, लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था, जहत स्वार्था लक्षणा। क्लियर? उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा ये भी कहते हैं। इस प्रकार से लक्षणा जो है, उस लक्षणा के 80 प्रकार जो होते हैं उसकी बात हमने यहां पर कर ली। अब कुछ चीज जो है वह बीच में जो वृत्तियां आई थी वह था, एक तो व्यंग्यस्य, जो प्रयोजनवती लक्षणा के 8 भेद हुए थे, उसके गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग 2 प्रकार के जो भेद वह कहे गए थे। तो वहां पर कहा, उसकी वृत्ति में जब साहित्य दर्पण में कहा गया है, व्यंग्यस्य, व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़, गूढ़ागूढ़त्वाद द्विधा स्यु फल लक्षणा। ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन आते हैं कि व्यंग्य से गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग के भेद से 2 प्रकार की फल लक्षणा होती है। फल लक्षणा का मतलब होता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा का दूसरा नाम जो है वह फल लक्षणा भी है। परीक्षा में पूछा जाए कि फल लक्षणा किसका अपर नाम है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि फल लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा का अपर नाम है। तो फल लक्षणा माने प्रयोजनवती जो लक्षणा है वह गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग के भेद से 2 प्रकार की होती है। अब इसकी जो गूढ़ व्यंग किसको कहते हैं, अगूढ़ व्यंग किसको कहते हैं, तो उसको देखते हैं। गूढ़ व्यंग क्या है डेफिनेशन? गूढ़ व्यंग तो काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि, काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि, विभव मात्र वेद्य, विभव मात्र वेद्य। इसको कोष्टक में ये भी कह सकते हैं सहृदय जन वेद्य। क्लियर? अब देखिए, गूढ़ व्यंग्य किसको कहते हैं, गूढ़ व्यंग्य लक्षणा किसको कहते हैं, तो इसके लिए साहित्य दर्पण की वृत्ति में लाइन लिखी हुई है, और यहां से प्रश्न जो है वह यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं,
और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अपन अच्छी तरह से, बहुत कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूट जाए, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन बने, ऐसे प्रयास को लेकर के चल रहे हैं। तो काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि अर्थात काव्य के यथार्थ अर्थ के को परिशीलन से, काव्यों के चिंतन मनन या काव्य जो है उन काव्य के अर्थ के चिंतन मनन या उसके स्वाध्याय से परिपक्व बुद्धि, जिसकी जो बुद्धि है वह परिपक्व हो चुकी है, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा विभव मात्र वेद्य, ऐसे परिपक्व बुद्धि वाले जो लोग हैं वही जिसको समझ सकते हैं, जिसको जान सकते हैं, या जो उसको वेदिक उसका वेदन कर सकते हैं, वह तो कहलाता है गूढ़ व्यंग्य। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो काव्य के अर्थ के चिंतन मनन से जिनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिसको जाना जाए वह तो कहलाता है गूढ़ व्यंग्य कहलाता है। और उसके लिए सहृदय जन वेद्य ये पद लिखा गया है, सहृदय जन वेद्य अर्थात सहृदय लोगों के द्वारा जो जाना जाता है वह गूढ़ व्यंग्य है। क्लियर? तो ये पंक्ति को याद कर लेना, विभव मात्र वेद्य अस्ति, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए विभव मात्र वेद्य अर्थात अथवा सहृदय जन वेद्य अस्ति, तो आपको पता होना चाहिए कि गूढ़ व्यंग्य है जो है वह सहृदय जन वेद्य है या फिर विभव मात्र वेद्य है, या फिर ये पूरी पंक्ति अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गूढ़ व्यंग्य का यहां पर जो चर्चा चल रही है वह गूढ़ व्यंग्य की चल रही है। अगूढ़ व्यंग्य की बात करें, इसका एग्जाम्पल भी है गूढ़ व्यंग्य का, उसका उदाहरण भी अपन देख लेते हैं कि एग्जामिनर कहीं ज्यादा डीप में जाकर के क्वेश्चनों को करता है तब हमें इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। उपकृतः बहुतत्र किमुच्यते, उपकृतः बहु तत्र किमुच्यते। क्लियर? ये डैश 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 से पूरा श्लोक याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है। क्लियर? अब अगूढ़ व्यंग्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगूढ़ व्यंग्य की। अगूढ़ व्यंग्य की बात करते हैं तो अति स्फुटतया सर्वजन वेद्य, सर्वजन संवेद्य अगूढ़ व्यंग्य। और इसका जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल भी अपन लिख लेते हैं। इसका अगूढ़ व्यंग्य का जो उदाहरण है वह है उपदिशति कामिनी, उपदिशति कामिनी नाम यौवन मदः एव ललित, यौवन मदः एव ललितानी। ये जो है वह अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है। अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य अर्थात जो अर्थ अति स्पष्ट तरह से, अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य समस्त लोगों के द्वारा जिसका अर्थ जो है वह जाना जाता है ना, सभी लोगों के द्वारा अत्यंत स्फुटतया जिस अर्थ को जाना जाए वह जो कहलाता है वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है। क्लियर? अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य, सर्वजन माने समस्त लोगों के द्वारा जो अति स्पष्ट स्फुटतया जो अर्थ प्रतीत हो, है ना, सरलता से बहुत प्रतीत हो जाए जिसका अर्थ वह कहलाता है अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है। और अगूढ़ व्यंग्य का जो उदाहरण है वह है उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो है वह व्यंग्य के जो लक्षणा के भेद के बीच में जो गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य उससे रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो लक्षणा के 80 भेद हैं उन लक्षणा के 80 भेदों की आज की क्लास में हमने बात की है।
और अगली क्लास में व्यंजना और व्यंजना के स्वरूप और व्यंजना के भेद, अभिधा लक्षण, जो है शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, फिर शाब्दी व्यंजना के अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। इस प्रकार से दो भेदों के साथ में अभिधा मूला जो है वो संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होती है, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।